अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ये एक स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स है। उसमें तीन डिसऑर्डर्स जो मेनली हम पढ़ते हैं नर्सिंग में, उसमें एक डिसऑर्डर हमें पढ़ना है, उसका नाम है स्coliosis। स्coliosis एक अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर है। ये पहले हम अगर लिखेंगे ये स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर है। पहले हमें डेफिनेशन ये याद रखना है कि अगर स्क्लेरोसिस वर्ड हम देखेंगे, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये स्पाइनल कॉर्ड का डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन होता है। मैं आपको बोलूंगा ये लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन क्या होता है। तो इसमें क्या है जो हम पढ़ रहे हैं कि लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन स्पाइन होता है इसमें। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा ओवरव्यू हम लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये फॉर एग्जांपल हेड है, स्कल जिसके साथ जो वर्टेब्रल कॉलम है उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड अटैच होता है, ये हम कंसिडर करेंगे नॉर्मल। अगर हम स्क्लेरोसिस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, हेड है, स्पाइनल कॉर्ड, इन सम केसेस ये सी शेप में पाया जाता है, और अदर जो डिफेक्ट है उसमें एस शेप में पाया जाता है। तो इसमें हम एक चीज़ हमें याद रखना है, मेन चीज़ जो है, जो इसमें जो एंगल होगा, एंगल 10% के ऊपर होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 10 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री एंगल। तो अगर हम देखेंगे कि अगर कोई पेशेंट आपके सामने होगा तो उसका जो जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, उसमें जब आप एक्सरे देखोगे, एक्सरे में जब एंगल मेजर होता है तो 10 डिग्री से ऊपर जब एंगल पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं इस पेशेंट को स्क्लेरोसिस हुआ है। तो फर्दर हम देखेंगे कि ये जो इसमें क्या है। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बोला है कि वर्टिब्रा रोटेट होता है, इसमें वर्टिब्रा रोटेट होता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें वर्टिब्रा रोटेट किस फिगर में होता है। एक तो एस शेप या सी शेप। ग्रेटर देन एंगल क्या होगा, 10 डिग्री से ग्रेटर देन इसमें एंगल होता है। इसमें जो ये डिसऑर्डर है, सो इसका जो आपने डेफिनेशन पढ़ा है, मैंने आपको लिखवाया है कि स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर जो है इसमें लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन होता है, और जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो जब कर्वेचर होता है तो वो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो रिब्स की ओर चला जाता है, जिस जिस साइड वो रिब्स के साथ कहीं केसेस में टच भी हो जाता है। उसके बाद हम इटियोलॉजी की बात करेंगे। इटियोलॉजी का आपको पता है, इटियोलॉजी का अनदर नेम कॉज है। पहली इटियोलॉजी इस डिसऑर्डर का है, स्कोलायोसिस का जो पहली इटियोलॉजी है वो इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक का मतलब है अननोन कॉज। अननोन कॉज है क्योंकि इसका एग्जैक्ट कॉज पता ही नहीं हुआ है, मेडिकल साइंस ने इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं निकाला है कि किससे होता है ये स्कोलायोसिस। तो ये अननोन कॉज 2% ऑफ द पेशेंट्स में पाया जाता है, 2% पेशेंट्स। तो हमने देखा 2% ऑफ द पेशेंट्स, इसमें क्या क्या कौन कौन से पेशेंट्स आते हैं। एक तो इन्फेंट्स, और एडोसेंट्स। एडोसेंट इस स्टेज में पाए जाते हैं। इन्फेंट्स और एडोसेंट्स में भी कहीं पे भी जब इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रही होगी, इन चाहे इन्फेंट्स में चाहे एडोसेंट्स में, तो किसी भी टाइम उनको कोई भी इटियोलॉजी की वजह से स्क्लेरोसिस हो सकता है।
दूसरा कॉज इसका कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल स्क्लेरोसिस। कॉन्जेनिटल से आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्जेनिटल का मतलब है बाय बर्थ। ड्यूरिंग गेस्टेशन जो भी प्रॉब्लम होती है इसको इन्फेंट को, जो वहाँ पे डेवलप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, या इसको हम बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कोई भी डिफेक्ट आता है, या कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है, या कोई भी म्यूटेंट की वजह से जो वर्टिबल कॉलम है उसको डिफेक्ट हो सकता है, फिर उसकी वजह से स्क्लेरोसिस हो सकता है। तीसरा जो इसका तीसरी जो इसकी इटियोलॉजी है वो है न्यूरोमस्कुलर स्क्लेरोसिस। न्यूरोमस्कुलर स्क्लेरोसिस ये हमें वर्ड से ही पता चलता है कि न्यूरोमस्कुलर का मतलब न्यूरो रिलेटेड टू नर्व्स, मस्कुलर रिलेटेड टू मसल्स, स्क्लेरोसिस वो पता है आपको डिजीज कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो मसल वीकनेस हो जाती है, मसल। तो हम जो थर्ड वाली इटियोलॉजी है न्यूरोमस्कुलर स्क्लेरोसिस, इसमें जो क्या क्या कॉजेज है, सेरिब्रल पैल्सी। सेरिब्रल पैल्सी में क्या होता है, इसमें जब ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती है, जिसकी वजह से जो मसल ट्यून है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, उसकी वजह से स्क्लेरोसिस हो सकता है। पोस्ट पोलियो कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट पोलियो कॉम्प्लिकेशंस में कि अगर लेटरल स्टेज जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है पोलियोमाइलाइटिस की, उसकी वजह से स्क्लेरोसिस हो सकता है। रिकेट्स, बच्चों में जब विटामिन डी की जो ये होती है, जो चिल्ड्रंस में मोस्टली जो कमी होती है विटामिन डी की, उसकी वजह से रिकेट्स हो सकते हैं। रिकेट्स की वजह से स्क्लेरोसिस हो सकता है। फ्रैक्चर की वजह से, कोई भी फ्रैक्चर हो स्पाइनल कॉर्ड को, जो किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, या कोई भी ब्लंट ट्रॉमा हो, उसकी वजह से स्क्लेरोसिस हो सकता है। डिजीज़ ऑफ हिप एंड स्पाइन, अगर हिप को कोई डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ऑस्टोमाइलाइटिस जो डिजीज़ है, बोन डिजीज़ है, उसकी वजह से अगर उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन से इन्फेक्शन ज़्यादा डिसेमिनेट हुआ है, उसकी वजह से स्क्लेरोसिस हो सकता है। डिफेक्टिव पोस्चर, कोई बेड रिडन पेशेंट है, उसकी पोजीशन अच्छी से नहीं है, उसकी पोजीशन चेंज अच्छे से नहीं की होगी, या ज़्यादा लीन पेशेंट होगा, या ज़्यादा वीक पेशेंट होगा, उसको, या ओल्ड एज पेशेंट हम बोल सकते हैं, उसको स्क्लेरोसिस हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टू साइन एंड सिम्टम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे, हमने इटियोलॉजी पढ़ी है, तो अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स, जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी बोलते हैं। तो पहला साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, जो फिजिकल डिफॉर्मिटी। फिजिकल डिफॉर्मिटी में क्या होता है, जो उसका पोस्चर है वो डिक्रीज होगा, वीक होगा। हमें हम जब ये स्क्लेरोसिस पेशेंट्स को देखेंगे, तो हमें दूर से पता चलेगा कि इसको स्क्लेरोसिस है, क्योंकि उसका पोस्चर वीक होगा। और इसकी कॉम्प्लिकेशन, अगर स्क्लेरोसिस ज़्यादा बढ़ गया या उसकी सीवियरिटी ज़्यादा चली गई, तो उसको, उस पेशेंट्स को हम बोल सकते हैं कि उसको लॉर्डोसिस हो सकता है। लंबर लॉर्डोसिस या काइफोसिस। काइफोसिस, लंबर लॉर्डोसिस, जो लंबर वर्टिब्रा होती है हमारे जो 5 लंबर वर्टिब्राज में, उसमें उसमें बैंड, जब बैंड हो जाता है उसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। काइफोसिस, जो थोरेसिस वर्टिब्रा होता है, तो उसको जब थोरेसिस वर्टिब्राज बैंड होना स्टार्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द मिड लाइन जो बॉडी का है, उसको हम काइफोसिस बोलते हैं। सेकेंड साइन ऑफ सिम्टम्स इसका क्या है, शोल्डर एसिमेट्री। शोल्डर एसिमेट्री, जब आप इस पेशेंट को देखोगे तो उसको दूर से आप देखोगे, एक शोल्डर उसका नीचे चला जाएगा और एक शोल्डर जो है वो ऊपर होगा। तो आप इसी से डायग्नोज कर सकते हो कि उस पेशेंट को शोल्डर एसिमेट्री होगी। तो थर्ड पॉइंट क्या, स्कैपुलर प्रोमिनेंस।
स्केपुलर प्रोमिनेंस, जो स्केपुला हमारे बैक में जो फ्लैट बोन है, तो उसकी प्रोमिनेंस आप दूर से देखोगे साइन सिम्टम्स में। जब आप पेशेंट का जो आप पोस्टीरियर रीजन देखोगे तो स्केपुला होगा वो प्रोमिनेंट होगा, वो बाहर आया होगा, तो उसको हम बोलते हैं स्केपुलर प्रोमिनेंस। उसके बाद लंब ऑन बैक, जैसे आप कैमल को देखते हो, कैमल के ऊपर जो हप जैसा होता है, वह सेम इज द केस विद पेशेंट, उसको लंप होगा उसके बैक पे, तो आप ये डायग्नोज कर सकते हो उसको स्क्लेरोसिस हुआ है। और अनइवन वेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन आपको पता है, जो हमारा जो पेल्विक गिडल है, जो है, जो हिप्स है, जो बोन्स है, उसमें जो वो भी अनइवन होगा, उसका भी सिमेट्री ठीक से नहीं होगी। और अनइवन ब्रेस्ट साइज इन केस ऑफ फीमेल्स। स्कोलाइसिस केस में जब हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, जब उसका बेंड होगा सी शेप या एस शेप में, जो ब्रेस्ट है वो भी अल्टीमेटली कंप्रेस करना स्टार्ट करेगी। इट मीन्स कि एक ब्रेस्ट की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी उसमें, उसको हम बोलते हैं अनइवन ब्रेस्ट साइज होगा इस पेशेंट को। और मोस्टली बोन पेन, बोन पेन इसीलिए होगी क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, दैट इज मेड अप ऑफ नर्व्स। जो जब नर्व कंप्रेशन होगा वर्टिब्राज में, जो वर्टिब्रा का लेमिना है, जब हर्निएटेड डिस्कस होती है या डिजेनरेटिव डिस्कस होती है, उसमें मोस्ट ऑफली बैक पेन होती है, और इसी की वजह से बोन पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम मूव करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन।